जय हिंद क्लास। तो हम लोग इस क्लास के अंतर्गत बायोलॉजी का चैप्टर जो है रुधिर परिसंचरण तंत्र, इससे बनने वाले जितने भी सारे आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में होगा। वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पिछले 30 वर्षों में जितने भी सारे आप लोग को एग्जाम हुए हैं, चाहे आप लोग को स्टेट लेवल से लेकर के सेंट्रल लेवल तक, यानी लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक जितने भी सारे आप लोग को एग्जाम हुए हैं, उन सभी 30 वर्षों के प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है चैप्टर बाय एमसीक्यू, ताकि आप लोग का यह अंदाज़ा लग जा सके, एग्ज़ाम का पैटर्न भी पता हो सके कि आप लोग का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन, किस तरीके से लेवल रहता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम का मेंशन किया गया है, जैसे कि फॉर रेलवे हो गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम का मेंशन किया गया है, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी, सीईटी, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, स्टेट, पीसीएस एंड ऑल स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए टीचर्स के लिए भी एलिजिबल है यह क्लास। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। बायोलॉजी का चैप्टर हम लोग कर रहे हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र, चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं। आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा चैप्टर वाइज PYQ MCQ, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा लेकिन MCQ फॉर्म में होगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जितना भी सारा क्लास होगा, सीरीज होगा, आपको नहीं छूटेगा। और यहाँ पर टेलीग्राम का नाम दिख गया होगा, अध्ययन सागर वाला सर्च करके आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के चैनल से भी, ताकि वहाँ से फ्री PDF ले सकते हैं, अपने प्रैक्टिस लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग को स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न। यहाँ पर देख सकते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। पहला नंबर सवाल है, और यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि कौन सा एग्जाम कब कब पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 27/1/2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो इनमें से कौन सा अंग है, इनमें से कौन सा अंग है जो निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, तितली। तिल्ली क्या होगा? तिल्ली। तिल्ली जो होगा वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि जब हमारा ब्लड, क्योंकि इसका जीवन काल जो होता है वो 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। और इसका आरबीसी के 120 दिन के बाद ब्लड जो है जैसे जैसे धीरे धीरे बनता है, वैसे वैसे 120 दिन के बाद मरना स्टार्ट हो जाता है। तो मरने के बाद ये कहाँ दफन होता है? तो तिल्ली में। इसी को हम लोग एस्प्लीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्प्लीन बोलते हैं। इसी को हम लोग प्लीहा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लीहा भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तिल्ली, एस्प्लीन या प्लीहा को। आरबीसी नष्ट होती है तो वो कहाँ जाकर के दफन होती है? तो तिल्ली या एस्प्लीन या प्लीहा में। इसी को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो इसी को कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल है कि रुधिर दाब मापक यंत्र है। तो रुधिर दाब यानी बीपी यानी ब्लड प्रेशर को हम लोग किस यंत्र के माध्यम से मापते हैं? तो इसका सही उत्तर हुआ एस्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस्फिग्मोमैनोमीटर के माध्यम से हम लोग ब्लड प्रेशर को मापते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? तो नॉर्मल हमारा सिस्टोलिक बाटा डायस्टोलिक, सिस्टोलिक बाटा में डायस्टोलिक। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो सिस्टोलिक के हम लोग कहते हैं, सिस्टोलिक को कहते हैं प्रकुंचन, ठीक है। और डायस्टोलिक को कहते हैं अनुशीथलन कहते हैं, ठीक है। तो प्रकुंचन बटा अनुशीथलन, तो ये होता है नॉर्मल व्यक्ति में 120/80, नॉर्मल व्यक्ति में 120/80। अगर यह
बीपी बढ़ जाता ही है, यह बीपी बढ़ जाती है 140 बटा अगर 90 हो जाती है तो इसे कहते हैं, यानी बीपी का बढ़ना, बीपी का बढ़ जाना हाइपर टेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपर टेंशन। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बीपी के बढ़ना क्या कहलाता है तो इसे हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर बीपी लो है, अगर बीपी लो है तो उसे क्या बोलते हैं? तो हाइपोटेंशन बोलते हैं, हाइपोटेंशन बोलते हैं, हाइपोटेंशन बोलते हैं, हाइपोटेंशन बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा आंसर है कि रुधिर दाब को मापते हैं तो स्फिग्मोमैनोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने किया था? तो ब्लड प्रेशर का, ब्लड परिवहन का, रक्त परिवहन की तंत्र का व्याख्या करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो थे विलियम हार्वे। कौन थे? विलियम हार्वे थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो। बिहार पुलिस 19/10/2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की विशालतम धमनी है, तो शरीर का सबसे विशालतम ध्वनि किसे माना गया है? एरोटा को। किसे? एरोटा को माना गया। यह हमारा हृदय का अंग है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि रुधिर प्रसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये थे विलियम हार्वे। किसने? विलियम हार्वे। और ब्लड सर्कुलेटर से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था? विलियम हार्वे ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रियोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका क्या कारण है? यानी कहने का मतलब है, कभी कभी आप लोग देखिएगा कि कोई भी गर्भवती महिला है तो उसके बच्चा के अंदर ही रक्त का थक्का बन जाती है। ठीक है, रक्त का थक्का बन जाती है जिससे उस बच्चा का मृत्यु हो जाता है। और इस मृत्यु होने के कारण ये इस रोग को, ब्लड को थक्का जमने के इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। बताना है कि यह आखिरकार क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो ये ऐसा होने का रीज़न क्या है कि ब्लड ग्रुप कहीं ना कहीं सेम नहीं होगा। जैसे कि पिता का RH पॉजिटिव होगा और माता का RH नेगेटिव होगा। अगर पिता का RH पॉजिटिव या माता का RH नेगेटिव, या मान लीजिए कि पिता का ही RH नेगेटिव है और माता का RH पॉजिटिव है, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि पहला संतान तो जीवित जन्म ले लेगा, पहला संतान जीवित जन्म ले लेगा, लेकिन दूसरा संतान जो है वो तीसरा चौथा, उसके बाद जितने भी सारे संतान होंगे वो सभी के सभी मृत जन्म लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? इसी को चेम्बर बोला जाता है, इसी को चेम्बर बोला जाता है। चेम्बर किसे कहते हैं? तो हृदय के अंदर खाली स्थान को, हृदय के अंदर खाली स्थान को चेम्बर या कोष्ठक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाली स्थान को चेम्बर या कोष्ठक बोलते हैं। और हम लोगों में हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 कौन कौन सा होता है? तो देखिए, पहला हम लोगों में होता है निलय, उसके बाद होता है अलिंद। तो एक होता है दायां निलय, एक होता है दायां निलय। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा होता है? तो होता है दायां अलिंद, दायां अलिंद होता है। ठीक है, दूगो निलय दूगो अलिंद होता है। उसके बाद होता है बायां निलय, बायां निलय। ठीक उसी तरीके से होता है दायां निलय भी, दायां निलय भी होता है, दायां निलय भी होता है। ठीक है, तो हमारे 4 चेम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पक्षियों में कितने होते हैं? तो पक्षी में 3 होते हैं, पक्षी में 3 होते हैं। ठीक है, मछलियों में कितने होते हैं? तो मछली में 2 होते हैं, मछली में 2 होते हैं।
घड़ियाल सरीसृप इसमें 4 होते हैं। चलिए अगला नंबर सवाल है कि शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है, तो महाधमनी। महाधमनी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाधमनी से ही ब्लड का शुरुआत होता है हम लोग को हर एक पार्ट में जाने का। महाधमनी से धमनी में जाती है, धमनी से छोटी धमनी में, इस तरीके से केशिका शिरा होते हुए हमारे हृदय में प्रवेश करती है और फिर इसी तरीके से हमारे पूरे ब्लड में सर्कुलेट करने के बाद फिर महाधमनी में आती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला नंबर सवाल है कि हृदय की धड़कन या जिसे हृदय स्पंदन कहा जाता है को कंट्रोल करने के लिए, यानी हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। तो हम लोग को हार्ट जो धड़कन है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो पेसमेकर। या हृदय की धड़कन को जांचने के लिए कौन सा यंत्र का हम लोग यूज करते हैं, तो पेसमेकर का करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट में हृदय का धड़कन कितना होता है, तो 1 मिनट में जो होता है हृदय का धड़कन 72 बार होता है। ये भी सामान्य अवस्था में यानी नॉर्मल अवस्था में, याद रखिएगा। बच्चों में इसकी संख्या जो होती है बढ़ जाती है। बच्चों में ये जो है 72 से 80 भी हो जाता है, 72 से 80 90 भी चला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सामान्य वाला में 72 होता है और यही 72वां, क्योंकि हमारे ब्लड होता है 5.5 लीटर। कितना होता है, हमारे शरीर में 5.5 लीटर ब्लड होता है और यही 5.5 लीटर ब्लड को धड़कने के लिए इसे 72 बार धड़कना पड़ता है, 72 बार धड़कना पड़ता है। ठीक है, अगला नंबर सवाल क्या है। अगला नंबर सवाल कहता है कि स्फैग्मोमेनोमीटर एक उपकरण है जो मापने के काम में आता है। तो स्फैग्मो बोल लीजिए या स्फिग्मो बोल लीजिए, तो कभी कभी स्फिग्मो भी आ जाता है। तो स्फिग्मो या स्फैग्मोमेनोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मनुष्य का एक हृदय का धड़कन सामान्य अवस्था में कितना होता है, तो 72 होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाने से हार्ट अटैक की जो है सो ज़्यादा बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है, और यह मोटापा के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ते रहता है। रक्त शर्करा, अगर रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे होने वाला रोग को कहते हैं मधुमेह। कौन सा, मधुमेह कहते हैं। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसे बोलते हैं, इसे फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसे फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो सी से होता है कार्डियो और जी से होता है ग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किस अंग में रोग का पता लगाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो ईसीजी का प्रयोग या ईसीजी का जांच हम लोग किस रोग को पता करने के लिए करते हैं, तो हृदय से। तो हृदय के रोग को पता करने के लिए कौन सा जांच किया जाता है, तो हृदय में कोई भी डिजीज है, कोई भी रोग है, तो उसको पता करने के लिए हम लोग हृदय में ईसीजी का जांच करते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों में फेफड़ा, तो फेफड़ा जो होता है वो श्वसन करने के लिए होती है, यानी सांस जिसके माध्यम से हम लेते हैं वो फेफड़ा के माध्यम से लेते हैं। गुर्दा यानी कि लीवर, ये अपने क्षतिग्रस्त अंग को खुद से रिकवर कर लेता है। मस्तिष्क हमारा 3 भागों में बांटा होता है। आगे वाला को अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। ठीक है, आगे वाला को अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। अग्र मस्तिष्क ये 3 भागों में बांटा होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा बीच वाला होता है दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क। म से मध्य मतलब होता है बीच में, तो मध्य मस्तिष्क होता है। ठीक है, और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क होता है। तो हमारा मस्तिष्क 3 भागों में बांटा होता है। उसी तरीके से अग्र मस्तिष्क जो होता है ये भी 3 भाग में बांटा होता है। मध्य मस्तिष्क 2 भागों में बांटा होता है और तीसरा मस्तिष्क ये भी 3 भागों में बांटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो यंत्र होता है उसे
स्टेथोस्कोप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या आवाज़ सुनाई देता है? तो लव डब का आवाज़ सुनाई देता है। किसका? लव डब का आवाज़ सुनाई देता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? बिहार पुलिस 19/10/2014 का पूछा गया पेपर में कि सबसे बड़ी धमनी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो महाधमनी को, जिसे अंग्रेजी में एओर्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे अंग्रेजी में एओर्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एओर्टा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर सवाल है कि जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती को दर्द के लक्षण दिखते हैं। बताना है कि यह कौन सा रोग है? जब हमारा हृदय की मांसपेशियों को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन हमको मिल नहीं पाता है, तो इससे होने वाले दुख दर्द को कौन सा रोग के माध्यम से देखा जा सकता है? तो एंजीना पेक्टोरिस को इसे कहते हैं। तो जितना हमारे ऑक्सीजन हृदय को मिलना चाहिए अगर उतना नहीं मिल रहा है तो उसे वैसे रोगों को हम लोग एंजीना पेक्टोरिस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल कहता है कि श्वेत रक्त, जिसे WBC बोलते हैं और इसे फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कार्पल्स होता है, जिसका जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल जो होता है वो 12 से 20 दिन होता है। 12 से 20 दिन होता है। ठीक है, तो श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह हमें बीमारी से लड़ने में क्षमता प्रदान करती है, संक्रमण से लड़ने में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि RBC का कार्य होता है खाद्य पदार्थों को परिवहन करना। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो इसका मानव रक्त का pH मान, तो इसका मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7.4। जबकि यूरिन यानी कि जो पेशाब की मात्रा, यानी पेशाब की मात्रा कहते हैं पेशाब, ठीक है, इसे हम लोग यूरिन बोल सकते हैं या मूत्र बोलते हैं। तो मानव के मूत्र में कितना प्रतिशत यूरिया पाई जाती है? तो मानव के मूत्र में 2% यूरिया पाई जाती है। कितना? 2% यूरिया पाई जाती है। और यह यूरोक्रोम के कारण जो है वो पीला होता है। यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि मूत्र का यानी कि यूरिन यानी पेशाब का रंग पीला क्यों होता है? तो ये पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। और एक ही जगह पर देखिएगा जहाँ पर सरकारी सेवाएं होंगी पेशाब उसाब करने वाला, वहाँ पर ये बदबू ज़्यादा देता है। जहाँ पर देखेगा कि ज़्यादा मात्रा में पेशाब किए तो वहाँ पर बदबू देता है। ये यूरिया के कारण। किसके कारण? यूरिया के कारण। ठीक है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, चलिए और इसका pH मान कितना होता है? तो 4.8 से लेकर के 8.4 के बीच होता है। ये भी याद रखिएगा कि मानव मूत्र का pH मान 4.8 से 8.4 के बीच होता है। ठीक है, अगला, और यहाँ पर pH मान दे रहा है 7। तो 7 जो pH मान होता है वो जल का होता है, क्योंकि जल एक उदासीन होता है। और जिसका pH मान 7 होता है वो उदासीन, 7 से कम होता है वो अम्ल, और 7 से अधिक होता है उसे क्षार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक समूह कहा जाता है? देखिए रक्त समूह, तो रक्त समूह कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? तो ए होता है। दूसरा कौन सा होता है? तो बी होता है। तीसरा कौन सा होता है? तो AB होता है। और चौथा कौन सा होता है? तो O ग्रुप होता है। O को सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है, वो भी नेगेटिव होना चाहिए। O नेगेटिव को सर्वदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और A वाला को रिसिप्टर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? रिसिप्टर, यानी कि यह सर्वग्राही बोला जाता है। तो याद रखिएगा अगर A ग्रुप है तो उसे सर्वग्राही बोलते हैं। ठीक है, तो किस समूह को व्यापक प्राप्तता या प्राप्तक मतलब जैसो प्राप्त करने वाला, ग्रहण करने वाला ब्लड ग्रुप कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर AB। क्या होगा? AB यहाँ पर दिया गया है। चलिए, तो AB को
AB को रक्त समूह प्राप्तक कहा जाता है, रिसीवर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें AB वाला भी दान दे सकता है, BB वाला दे सकता है और OB वाला दे सकता है, क्योंकि OB वाला तो ऑलरेडी दे सकता है भाई, क्योंकि नेगेटिव होगा तो ऑप्शन नंबर सी। और सभी को ब्लड दे सकता है, वो है ब्लड ग्रुप O, ठीक है, वो भी नेगेटिव। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है, तो महाधमनी के शीर्ष पर क्या शुरू होती है? तो बायां निलय। क्या होती है? बायां निलय ही जुड़ा रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लगभग 18 वर्ष की आयु में पल्स बीट बन जाती है। लगभग 18 वर्ष की आयु में पल्स बीट बन जाती है 70 प्रति मिनट। यानी जब 18 वर्ष की अवस्था में आते हैं तो हमारा हृदय का जो धड़कन होता है वो 70 हो जाता है, लेकिन सामान्य अवस्था में ये 72 माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित इनमें से नहीं है? तो पीलिया को हम लोग कहते हैं RBC का कब्रिस्तान। क्या कहते हैं? पीलिया को हम लोग RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। तो प्लीहा बिलरोथ जंतु है, ये भी सही है। सीरो अलिंद गांठ यानी कि जिसे गति निर्धारक भी कहा जाता है, तो ये भी सही है। त्रिकपदी कपाट मिट्रल कपाट होता है, नहीं ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। थेबेसियन कपाट मानव हृदय के दाएं अलिंद में होता है, ये भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सामान्य व्यक्ति की नब्ज की गति किसके मध्य में होती है? तो सामान्य व्यक्ति की नब्ज की जो गति होती है वो कितना माना गया है? तो 70 से 72। यहाँ पर 80 दिया गया है, तो उसके अप्रॉक्स मान करके चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान BEd एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन कि एक सामान्य प्रौढ़ व्यक्ति के रक्त का दाब कितना होता है? तो प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति का जो सामान्य BP होता है यानी ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो हाइपरटेंशन और इससे कम है तो हाइपोटेंशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव के हृदय में कितने वाल्व यानी चेंबर होते हैं? तो अभी हम आपको बताएं कि मानव के हृदय में 4 चेंबर होते हैं। कोष्ठक भी पूछेगा तो आपको 4 हो जाएगा। कोष्ठक भी पूछेगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, कोष्ठक इसी को कहा जाता है कोष्ठक। इसी को कोष्ठक पूछेगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चेंबर इसी को बोला जाता है, क्योंकि चेंबर का मतलब है कि हृदय के अंदर जो भी खाली स्थान होता है उसी को 4 कहते हैं। और वाल्व भी पूछेगा तो 4 हो जाएगा। मछली में कितना होता है? तो मछली में 2 गो होता है। मछली में 2 गो होता है। पक्षी में कितना होता है? तो पक्षी में 3 गो होता है। चलिए अगला नंबर सवाल है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाएगा भाई। मनुष्य का रक्तचाप क्या होगा? तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसमें पूछने की क्या बात है? और हृदय धड़कन भी बढ़ल रहेगा। अगला क्वेश्चन है, युवा शक्ति के दिल की धड़कन औसतन प्रति मिनट होती है। तो जो युवा होते हैं उसके शरीर के हृदय का जो धड़कन होता है कितना होता है? तो युवा रहे तो वो 72 ही होता है, लेकिन सामान्य अवस्था कहेगा तब। अगर ये कोई परिश्रम कर रहा है व्यक्ति, या मानना चलिए कोई जो है एथलीट है दौड़ रहा है, तो इस स्थिति में ज़्यादा आता है और बच्चों में भी ज़्यादा होती है। 26 नंबर सवाल है कि मानव में सामान्य प्रकुंचन दाब, प्रकुंचन को ही हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक। सिस्टोलिक और सिस्टोलिक जो होता है वो 120 होता है, जबकि वहीं पर डायस्टोलिक का जिक्र हम लोग करें तो ये होता है 80। ठीक है, सिस्टोलिक को प्रकुंचन बोला जाता है। सिस्टोलिक को प्रकुंचन, डायस्टोलिक को अनुशीथलन बोला जाता है। अनुशीथिलन बोला जाता है। ठीक है, 120/80 हमको प्रकुंचन पूछा था, तो ये हो जाएगा हमारा 120। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 26 का। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल है कि धड़कन का मतलब होता है, धड़कन का मतलब क्या होता है? तो धड़कन का मतलब ही होता है हृदय का संकुचित व सुरंत्री काल मिलकर, यानी कि हृदय हमको सिकुड़ रहा है, फैल रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने किया था? रक्त ग्रुप के खोज किसने किया था? तो ये करने वाले कार्ल लैंडस्टीनर एवं बीनर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह को, रक्त ग्रुप को खोजने वाले व्यक्ति थे।
चलिए अगला नंबर सवाल है 29 नंबर के कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जाता है, तो ओ नेगेटिव वाला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और सर्वग्राही बोलते हैं इसे, सर्वग्राही बोलते हैं। ए बी को ये सभी का ले सकता है, ए वाला का भी लेगा, बी वाला का लेगा, और वो तो सबको देगा ही देगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला नंबर सवाल का था लाल रक्त कोशिका जिसे आरबीसी कहते हैं शरीर के किस अंग में बनता है, तो ये बनता है अस्थि मज्जा में। और अस्थि मज्जा किसे कहते हैं, तो हमारा जो शरीर हड्डी होता है उस हड्डी के बीच में खाली स्थान पाए जाते हैं, एकदम मच्छरदानी टाइप का। मान लीजिए ये हड्डी है और इसके अंदर मच्छरदानी टाइप का लाल लाल टाइप का पाया जाता होगा, जाली टाइप का, उसी को अस्थि मज्जा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक रक्तदाता किस रक्त को कहा जाता है, तो सार्वजनिक रक्तदाता तो ओ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्न में से कौन ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है, तो मानव शरीर में ल्यूकेमिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रक्त। क्या हो जाएगा, ब्लड जो है वो प्रभावित होता है, ब्लड क्या होता है, प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य मानव शरीर का तापमान होता है, तो सामान्य मनुष्य का जो शरीर का तापमान होना चाहिए वो कितना होता है, तो वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। कितना, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 36 से 37 डिग्री होना चाहिए सेल्सियस। तो सेल्सियस में 36 से 37 डिग्री सेल्सियस है तो सामान्य है। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 98.6 फ़ारेनहाइट, तो ये सामान्य है। अगर इससे ज़्यादा है तब आपको फीवर है, तब आपको बुखार है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा यूरिया का परिवहन होता है, तो यूरिया का परिवहन कौन करता है, तो ये हमारा करता है लाल रक्त कण जिसे आरबीसी। और यह लाल रक्त कण के साथ घूमते रहता है, फिर जाकर के हमारा जो वृक होता है, क्या होता है, ब्रिक। ठीक है, जिसे हम लोग किडनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। ये छान करके हमारा यूरिन के माध्यम से, यूरिन यानी कि मूत्र के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से यह निकाल देता है। और पेशाब में 2% पाया जाता है। कितना प्रतिशत, तो ये 2% पाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल को देखते हैं। जीव द्रव्य किसे कहता है, यहाँ पर दिख रहा होगा जीव द्रव्य, तो श्वेत। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। महीना में पूछेगा तो 4 महीना हो जाएगा, क्योंकि एक महीना में 30 दिन, तो 3 चौके 12, यानी 120 दिन बराबर 4 महीना। डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 12 से 20 दिन, 12 से 20 दिन होता है। ठीक है, इसे ल्यूकेमिया बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकेमिया बोलते हैं, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। जीव द्रव्य को ही हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, तो देखिए ये है कोशिका के अंदर चिपचिपा द्रव पाए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं कोशिका द्रव, उसे बोलते हैं कोशिका द्रव बोलते हैं। ठीक है, और फिर कोशिका के अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यानी केंद्रक के अंदर भी चिपचिपा द्रव पाई जाती है, ताकि ना कोशिका सूख सके चाहे ना केंद्रक सूख सके। तो केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव को केंद्रिका द्रव कहते हैं। ये दोनों को आपस में जोड़ करके मिला करके ही जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 35 नंबर सवाल है कि निम्न में सभी ल्यूकोसाइट के प्रकार होते हैं, तो ल्यूकोसाइट यानी कि व्हाइट ब्लड का यहाँ पर जिक्र है, तो ये एरिथ्रोसाइट होता है। क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। तो सभी ल्यूकोसाइट के प्रकार के हैं सिवाय एरिथ्रोसाइट के, क्योंकि यह जो है ये आरबीसी का प्रकार है। किसका, आरबीसी। बाकी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, रिसोसाइट ये सब डब्ल्यूबीसी के प्रकार हैं, यानी ल्यूकेमिया के ल्यूकोसाइट के प्रकार हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल है 36 नंबर। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम निकलेगा। अगर किसी का मान कर चलिए कि ए है, ठीक है, मान लीजिए
कि किसी के ए नेगेटिव है और किसी को दे दिए ए पॉजिटिव, तो इस स्थिति में ब्लड ग्रुप अगर हम दूसरा दे दिए, मान लीजिए या ए बी ही दे दिए, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कहता है आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है, यानी आरबीसी बनना स्टार्ट कर देता है। क्या कर देता है, तो आरबीसी बनना स्टार्ट कर देगा। यानी संश्लेषण का मतलब क्या होता है, बनना। क्या होता है, बनना स्टार्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर सवाल है। 37 कहता है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा होता है। तो हीमोग्लोबिन में होता है लौह। क्या होता है, लौह होता है, यानी कि आयरन कहते हैं। और आयरन की कमी से होने वाला रोग को क्या बोलते हैं, तो निमोनिया एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। आरबीसी का रंग लाल होता है। ठीक है, क्लोरीन का संकेत Cl होता है, लोहा का संकेत Fe होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, लोहा का 26, कैल्शियम का Ca परमाणु संख्या होता है 29। कैल्शियम का 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा या 20 हो जाएगा, कैल्शियम का 20 हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम का 20 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि रक्त वाहिकाएं जो अंग से हृदय को रक्त परिवहन करती है, तो वो कौन सा रक्त वाहिका है, कौन सा हमारी नसें हैं जो अंग हृदय को रक्त परिवहन करता है, यानी हृदय को वापस हमारे शरीर से लेकर के भेजता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं धमनी और सीरा मिलकर के। धमनी और सीरा मिलकर के हमारे हृदय को वापस पूरे शरीर से ब्लड देता है। 39 कहता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो उसे बोलते हैं महाधमनी या एओर्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एओर्टा। ये हमारे डायरेक्ट हृदय से जुड़ा होता है। अगला 40 नंबर सवाल है कि एंटीथ्रोम्बिन 3 और प्रोटीन सी का कार्य रुधिर का थक्का जमाने की प्रक्रिया में किसे सम्मिलित नहीं है। तो देखिए रुधिर का थक्का जमाने में हम लोग का विटामिन के करता है। अगर आप लोगों से विटामिन पूछे कि विटामिन कौन सा है जो रुधिर का थक्का जमाता है, तो के। ठीक है, प्रोटीन अगर पूछे तो प्रोटीन में हो जाएगा हिपेरिन, क्योंकि यह जो है हमारे ब्लड में ही पाया जाता है। हवा के संपर्क आते ही ये जमाने का स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि कौन से संपर्क जो है सो यहाँ पर नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा कि किससे मेलित नहीं है, तो ये हिपेरिन से। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, क्योंकि यह जो है हमारे ब्लड में ही पाया जाता है। तो प्रोटीन पूछेगा तो हिपेरिन, बाकी प्लाज्मिन, विटामिन के, कैल्शियम, ये सभी के सभी हमारे ब्लड में बाहर से जमाने का काम करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अरक्तता में निम्नलिखित में से किसका सांद्रता डैश हो जाता है। तो देखिए अरक्तता, अरक्तता मतलब ब्लड की कमी में, अरक्तता मतलब ब्लड की कमी में किसका कमी हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, उसी को अरक्तता कहते हैं। और हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोग को एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल है 42 नंबर की, किस अंग को आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहता है। तो यह इसी को हम आपको बताए हैं कि इसी को एस्प्लीन बोलते हैं, इसी को एस्प्लीन, इसी को प्लीहा बोलते हैं, इसी को तिल्ली बोलते हैं, तिल्ली बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर दिया गया है ए में, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, अगला नंबर सवाल है कि उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी को, बीपी हाई है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं हृदय गति में बढ़ावा, हृदय गति में कमी, ये तो होगा नहीं। रक्तचाप में कमी, ये नहीं होगा। अच्छे काम करना, ये नहीं होगा। ये व्यक्ति में ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो हृदय की गति बीपी हाई होगा और ये काफ़ी परेशान रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आवश्यक है। तो आरबीसी को निर्माण में हीमोग्लोबिन का कौन सा पदार्थ होता है काफ़ी आवश्यक माना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा लौह तत्व। लौह तत्व जिसे मतलब आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयरन, एफ बोलते हैं। और पालक को हो गया। ठीक है, तो हरे साग सब्जी होता है वो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने की पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कोशिकाओं के जीवन अवधि कितना होता है। तो 120 दिन बताए दे हैं। तो एक महीना में 30 दिन होता है, तो 120 को भाग कीजिएगा तो 3 चौके 12 यानी कि 4 महीना निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समरूपता पूर्ण कीजिए। हीमोग्लोबिन आयरन तो क्लोरीन किससे संबंधित है? अगर हीमोग्लोबिन है आयरन से संबंधित तो क्लोरीन किससे संबंधित तो होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम से, क्योंकि मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है, जिसका संकेत Mg परमाणु संख्या 12 होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है? आयरन यानी लोहा। ठीक है, और क्लोरीन के अंदर पाया जाता है मैग्नीशियम। ठीक है, कॉपर का संकेत Cu होता है, परमाणु संख्या 29 होता है। कोबाल्ट का Co होता है, परमाणु संख्या आप लोग को कमेंट्स में बताना है इसका। ठीक है, कैल्शियम का बताया है Ca, इसका परमाणु संख्या 20 बताए हैं। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं। बाकी जो भी प्रश्न बचा आप लोग को नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग को पूरा बुक इसको कवर करेंगे और जल्द ही आप लोग को बिहार दरोगा का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।